नमस्कार किसान साथियों। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज होस्ट हूं आपका। बिल्कुल नहीं, होस्ट हमारी नेहा ही हैं और मेरे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट निधि और उनके साथ मैं ज्वाइन कर रहा हूं। तो हमने जैसे पहले पॉडकास्ट में बात करी थी कि कैसे हम मिट्टी की तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने खेत की तैयारी कर सकते हैं, किस तरह से हम पोटैटो ट्यूबर का चयन कर सकते हैं और किस तरह से बुआई कर सकते हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रख के अपने को न्यूट्रिशन, किस तरह की फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है। और साथ ही साथ हमने बात करी थी कि कैसे हम सिंचाई प्रबंधन करें। और इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि आलू के अंदर जो बीमारियां लगती हैं, जो कीटों का प्रकोप होता है जिसकी वजह से फसल में नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, उनका हम कैसे अच्छे से नियंत्रण करें, कैसे अच्छे से प्रबंधन करें, जो कि अपने लागत भी कम रहे और साथ ही साथ अपने को उत्पादन भी अच्छा मिले। तो इसके साथ मैं हैंड ओवर करता हूं हमारी होस्ट नेहा को। एंड ओवर टू यू नेहा। थैंक यू सो मच। ऐसा पहली बार हुआ है कि होस्ट का भी इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच। हमारे दोनों दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हमारे महिंद्रा कृषि के एग्रोनॉमिस्ट। आप सबका बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है आप ही के शो में, जिसका नाम है खेती के रंग कृषि के संग, पावर्ड बाय महिंद्रा एंड स्वराज। थैंक यू सो मच रविंदर जी, थैंक यू सो मच निधि जी फॉर बीइंग हियर विद अस। आज हम बात करेंगे उन बिन बुलाए मेहमानों की जिनका नाम है कीट। तो बिल्कुल सही बात है नेहा, जैसा आपने बताया कीटों के बारे में पहले हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा कीटों के बारे में इन जनरल बताना चाहूँगी, फिर हम स्पेसिफिकली या आगे जाके आलू के ऊपर कौन से कीट आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो कीट जो है, अगर हम एवोल्यूशन देखें, जब पृथ्वी बनी थी, पूरा वर्ल्ड बना था बेसिकली, तो कीट बहुत पहले ही पृथ्वी पे आ गए थे। इवन ह्यूमंस या जो मनुष्य है उसके आने से भी पहले आ गए थे। और तब से लेके अब तक बहुत सारी तरह के परिवर्तन या चेंजेस हुए हैं। कितने ऐसे स्पीशीज़ हैं जो आए थे, एक्सटिंक्ट हो गए, मगर अगर हम देखें तो ये जो है कीट अभी तक दिखाई देते हैं अपने को। और अगर हम किसानों से भी सुने तो बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि बहुत दिक्कत आती है, बहुत फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, आसानी से कंट्रोल नहीं होते हैं, नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब चीज़ों से हम एक चीज़ जो हमें समझ में आती है कि हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्यों उनको नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ये बहुत छोटे होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, तो कहीं भी आपका क्रेवाइसेस या जो दरारें वगैरह होती हैं उसमें जाके छिप जाते हैं। तो कोई भी अगर शत्रु है, कोई प्रेडेटर है जो इन्हें खा सकता है, उससे बच जाते हैं। क्योंकि इनके पंख होते हैं, विंग्स, तो उसकी वजह से भी अपने दुश्मन से बच के निकल जाते हैं। या हम जब स्प्रे करते हैं तो जाके ये अपना, जैसे वीड जो खरपतवार है, उसमें जाके पनाह ले लेते हैं, तो बच जाते हैं। इसके अलावा कैमोफ्लैजिंग है या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये आज भी बहुत एक रेजिलिएंट स्पीशीज़ है और बहुत ही ज़्यादा एडाप्टेबल है। और आलू में अगर हम बात करें तो जो मुख्य कीट लगते हैं तो उसमें सबसे पहले तो रस चूसक कीट है, जिसमें आपका एफिड या माहू आता है, फिर सफ़ेद मक्खी आती है। उसके अलावा जो सॉइल मॉर्न हमारे इंसेक्ट्स होते हैं उसमें वाइट ग्रब, जिसे सफ़ेद गिरडार कहते हैं, और कटवर्म, ये दोनों रहते हैं मुख्यतः। इसके अलावा एक पोटैटो ट्यूबर मॉथ होता है जो कि आलू का कंद छेदक आप बोल सकते हैं, और रूट नॉट नीमेटोड। तो ये कुछ मुख्य कीट हैं जो आलू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे निधि आपको बता रही थी कि क्यों इनको अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्यों ये हमारी जो ह्यूमन जो सभ्यता है उससे भी पहले से ये धरती पे अवेलेबल हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये सैकड़ों अंडे देते हैं, सैकड़ों और हज़ारों अंडे देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इनका जो लाइफ साइकिल है, अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल जबकि छोटा होता है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा हो रहे हैं तो नंबर ऑफ जो कीट हैं वो ज़्यादा होते हैं। और जिस तरह की, जैसे निधि अभी बता रही थी कि रस चूसक, तो जैसे मच्छर है, तो मच्छर क्या करता है, हमारा जो है ब्लड
मतलब ह्यूमंस का या एनिमल्स के ऊपर अगर वो पैरासाइट एज ए पैरासाइट की तरह जीता है, तो वो उसकी जो खुराक है वो ब्लड है। और अगर हम रस चूसक की बात करें तो प्लांट्स में भी, जैसे हमारी धमनियों में ब्लड रहता है, प्लांट के जो पत्तियां हैं, प्लांट के जो तना है, उनके अंदर जो रस रहता है उसको हम सैप बोलते हैं। बेसिकली सैप क्या है, उसमें तरल पदार्थ जो रहता है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जो केमिकल्स जो रहते हैं, जो कि न्यूट्रिशन है अगर हम बात करें, तो उस चीज़ को ये पौधों में से निकालता है। अब जब वो निकालता है तो वो पौधे क्या करते हैं, अलग अलग तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्रोटेक्शन में आता है कि वो अपने, क्योंकि एज ए ह्यूमन हम तो मच्छरों को उड़ा देते हैं, तो लेकिन पौधा जो है उस तरह से वो एक्टिविटी नहीं कर सकता, लेकिन नेचर ने उसको एक अपना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म दिया है, जिसमें कि वो अपने आप को सिकुड़ना, मतलब अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जिससे कि उसका जो सरफेस एरिया है, अगर मान लो पत्ती जो है अगर बड़ी है, और वो ये नेचुरली प्लांट्स ये करना शुरू करता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उसको इकट्ठा करना शुरू करता है। अब जब वो इकट्ठा करना शुरू करता है तो क्या होता है कि हम जो, जैसे किसान भाई भी बोलते हैं कि मेरी पत्ती मुड़ रही है, खेत मतलब फसल की पत्तियां मुड़ रही हैं, तो वो मुड़ने का कारण होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो रस चूसक जो कीट हैं ज़्यादातर वो होते हैं। फिर अगर मान लो पत्ती मुड़ भी नहीं रही और पत्ती सूख रही है, तो उसका कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होता है कि उसको जड़ से कहीं ना कहीं अलग कर दिया गया है। तो मान लो रस जो वाटर है जो जड़ों से प्लांट की पत्तियों में आना है वो नहीं पहुंच रहा है, तो जैसे निधि बता रही थी कि कट वॉर्म जो रहता है जो काट देता है, सतह से जो स्टेम जुड़ा रहता है जड़ों के साथ उसको काट देता है। तो इस तरह से अलग अलग जो कीट है अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब वो अटैक कर रहे हैं, जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है खेत में, उसी समय उनको हम नियंत्रण करें। उसके लिए अलग अलग समय पे हमको, जैसे किसान भाई सुबह शाम अपने खेतों में जाते हैं और वो देखते हैं कि कौन से एरिया में कुछ कहीं पे कुछ पौधा अलग तो नहीं दिख रहा है। तो अगर हम एफिड की बात करें या रस चूसक या माहू जिसकी हम बात कर रहे थे, उसको देखने के लिए हमको अगर हम प्लांट में देखते हैं तो प्लांट की तने पे 3 पत्तियों का एक कंपाउंड लीफ बोलते हैं उसको, कि जहाँ पे 3 पत्तियाँ बनती हैं। तो उन 3 पत्तियों के अगर हम 100 उस तरह की कंपाउंड लीफ देखते हैं, और अगर उसमें देखते हैं कि 20 से ज़्यादा एफिड है, तो इसका मतलब ये है कि हमको वहाँ पे अभी कुछ ना कुछ नियंत्रण करना पड़ेगा, या तो केमिकली करें या हम कुछ फिजिकल करें या कुछ बायोलॉजिकल करें। तो निधि जी आप हमें बताइए कि आलू में कीट कौन कौन से लगते हैं? बिल्कुल, तो जैसा अभी शविंदर सर ने भी बताया माहू के बारे में, और उन्होंने मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से बताया कि जो रोल होने का मैकेनिज़्म है जब पत्ती मुड़ने लगती है तो उसके पीछे का क्या रीज़न है। यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा ये और बताना चाहूँगी कि माहू जो है एक रस चूसने वाला कीट होता है, और ये कीट हमने जब अपनी चर्चा की थी गेहूं के बारे में, हम लोगों ने इस कीट को तब भी इसके ऊपर चर्चा की थी। तो कुछ कीट ऐसे होते हैं जिनको हम मोनोफैगस बोलते हैं, मतलब 2 तरह के होते हैं, मोनोफैगस और पॉलीफैगस। मोनोफैगस का मतलब है कि वो कीट मुख्यतः एक ही फसल के ऊपर अटैक करता है और अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है उसी पे वो कंप्लीट करता है या पूरी करता है। तो इसमें अलग अलग तरह के कीट आते हैं, जैसे अपना धान में लगता है एक येलो स्टेम बोरर बोलते हैं उसको। और जो पॉलीफैगस जो कीट होते हैं उसका मतलब है कि वो एक से ज़्यादा फसलों पर फीड करते हैं और अपना जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं। तो जो माहू है वो पॉलीफैगस है, क्योंकि अभी जैसा हमने बात की गेहूं में भी वो अटैक करता है, नुकसान करता है, उसी तरीके से आलू में करता है, टमाटर में करता है, और बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनमें वो देखा जाता है, पाया जाता है। तो सबसे पहला लक्षण तो यही है कि आपको ये सबसे पहले दिख जाएगा पत्ती पे, और पत्ती में पीछे की तरफ
जो पत्ती का नीचे का हिस्सा होता है। तो ये भी एक, हमने जैसे बात की थी डिफेंस मैकेनिज्म और उनका एडेप्टेबिलिटी, तो उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि सामने अगर कीट रहेगा तो कोई भी उसका जो एनिमी है, प्रेडेटर है या कोई भी स्प्रे उसके कांटेक्ट में आने की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। तो पत्ती के पीछे रहता है ताकि छिपके रहता है और आपको दिखाई दे जाएगा। और उसके अलावा जो है लक्षण मुझे लगता है शविंदर सर ने काफ़ी अच्छे से कवर करे हैं। अगर नियंत्रण की हम बात करें तो इसमें सबसे पहला तो जो येलो स्टिकी ट्रैप, वो मॉनिटरिंग के लिए, जिसको हम पीला चिपचिपा पाश भी बोलते हैं। तो उसमें जैसा कि एक पीला कलर का कार्ड होता है और उसके ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस रहता है जिसमें कि कीट आके चिपक जाता है। तो उससे हम ये मॉनिटर करते हैं, बेसिकली निगरानी के लिए है कि हमारी फसल में उस समय पे कीट की क्या अवस्था है। और जैसा कि सर ने बताया था कि अगर 200 से ज़्यादा पत्ती पे दिखाई दे रहे हैं तो ये जो ETL लेवल्स होते हैं इनको मॉनिटर करने के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम जो है कुछ, अगर मैं रसायनों की बात करूं तो कुछ पहले बायोलॉजिकल्स जो होते हैं केमिकल्स, उनके बारे में हम देखें तो नीम जो होता है अपना एजाडिरेक्टिन, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो महिंद्रा का ओनीम के नाम से आता है 10,000 ppm, तो वो 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और 1 एकड़ में हम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा रसायन जो है, 2 ऐसे रसायन हैं, थायामेथॉक्सिम 25% WG जो 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या टीला के नाम से आता है महिंद्रा का। और जो दूसरा है वो एथलीट है जिसमें अपना इमिडाक्लोप्रिड 70% WG रहता है। तो ये 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। शविंदर जी, कीटों के बारे में आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बाकी तो मेरी साथी निधि ने काफ़ी अच्छा बताया है। इसमें 1-2 चीज़ें और हैं कि जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब आर्द्रता जो है एटमॉस्फेयर की जो आर्द्रता है, जिसको हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं, वो काफ़ी हाई होती है जब एफिड आके अटैक करते हैं। और साथ ही साथ जो क्रॉप की जो एज होती है वो बिटवीन रहती है 40 से 60 दिन की। मतलब जब वेजिटेटिव फेज में एक पत्तियां बिल्कुल हरे रंग की रहती हैं, अच्छी ग्रोथ फेज में होती हैं, उस समय ये जो कीट है आके अटैक करता है। और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जब टेम्परेचर 15 और 25 डिग्री के बीच में रहता है तो तब ये चांसेस बढ़ते हैं कि एफिड उस समय आके अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं। और इस तरह से जब उनको कंड्यूसिव, उनके प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, तो उस समय वो रिप्रोड्यूस होते हैं। और उनके लिए जो बेसिकली ये नेचर का लॉ है कि अगर कोई जीव धरती पे आता है तो उसके लिए उसका फूड पहले नेचर व्यवस्थित करके रख देता है। तो उसी तरह से जब ये कीट आते हैं तो उनका जो भोजन है वो पत्तियां रेडी हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा और मैं ऐड करना चाह रहा था इसमें। और उस समय हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इरिगेशन करें, सिंचाई करें, किस तरह से हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हमने ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स तो नहीं दिए, क्योंकि जितना भी हम नाइट्रोजन ज़्यादा डालते हैं उतना ही क्रॉप में, अपनी फसल में ग्रीन कलर आता है, पत्तियां जो हैं उतनी ही अच्छे से बनती हैं। तो किस तरह से हम बैलेंस न्यूट्रिशन दें कि जितना क्रॉप को चाहिए उतना ही हम न्यूट्रिशन दें, नाइट्रोजन को 3 भाग में डिवाइड करके दें, समय समय से जब क्रॉप बढ़ेगी उसमें उतना स्ट्रेंथ आएगा, उसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और जिस तरह से कोई अगर बीमारी है या कीट है वो अगर अटैक भी करते हैं तो उसके लिए वो स्ट्रांग रहेगी, उसके लिए वो अच्छे से लड़ सकती है। तो ये कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम एफिड के अगेंस्ट अपनी फसल को कैसे तैयार करें। तो हम कुछ देर पहले कटवर्म की बात कर रहे थे। कटवर्म हो गया, सफेद गिरदार हो गया, जिसे व्हाइट ग्रब भी कहते हैं, इनकी भी समस्या आती ही है आलू में। तो इनके लक्षण और इनके नियंत्रण जो है उसके बारे में निधि जी हमें कुछ बताइए। तो ये जो दोनों हैं इसको हम सॉइल बॉर्न इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मिट्टी में रहते हैं और मिट्टी में ही जो प्लांट्स के पार्ट जैसे रूट है या जो बेस से तना जहाँ ख़त्म होता है
तो उस एरिया में ये नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें तो एकदम कुछ जो इनके लक्षण होते हैं वो कॉमन हो सकते हैं, तो उसमें कई बार जो होता है कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा इंसेक्ट है, मगर इसमें एक आध लक्षण मैं बताऊंगी जहाँ से कि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये कटवर्म की वजह से हो रहा है जो नुकसान है, या फिर वो वाइट ग्रब या सफ़ेद गिरडार की वजह से है। तो अगर कटवर्म की हम बात करें तो ये जो प्लांट है या जो हमारा फसल होती है उसके सतह जो होती है, जहाँ पे मिट्टी से जो तना जहाँ पे होता है ख़त्म हो रहा होता है, जहाँ से फिर जड़ बननी शुरू होती है, तो वहीं पर ये वहाँ से काटता है पौधे को। तो और जो छोटे पौधे होते हैं जब सीडलिंग स्टेज में है या अर्ली वेजिटेटिव फेज में, उस समय पर ये ज़्यादा नुकसान करता है। और जब वो वहाँ से काटता है तो पौधे गिर जाते हैं कट के। तो आपको फील्ड में कैसा दिखाई देगा कि पैचेस में अलग अलग जगह पे कुछ कुछ पौधे गिरे हुए दिखाई दे सकते हैं। जबकि अगर हम वाइट ग्रब की बात करते हैं, सफ़ेद गिरडार, तो वो मुख्यतः जड़ों को खाता है। तो उसकी वजह से जड़ अगर ख़त्म हो जाती है तो प्लांट या जो फसल है वो सारा न्यूट्रिशन जो है, पोषक तत्व सब मिट्टी से लेती है, और वो सब प्रक्रिया में काफ़ी बाधा आती है, जिसकी वजह से पौधा सूखने लगता है। विल्टिंग का एक सिम्टम आता है। तो उसमें कटे हुए पौधे आपको नहीं दिखेंगे खेत में, मगर सूखने लगेंगे, मुरझाने लगेंगे, इस तरीके के आपको सिम्टम्स दिखेंगे। इसके अलावा जो वाइट ग्रब है ये कंद के अंदर घुस के भी कंद को खाता है, जबकि कटवर्म के केस में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। और उसमें जब वाइट ग्रब खाता है कंदों को तो अंदर जो कैविटी बन जाती है, उसके अंदर कई बार मिट्टी भर जाती है। तो जब हम निकालते हैं आलूओं को तो आपको उस तरीके के आलू दिखेंगे जिसके अंदर मिट्टी भरी है या सड़ चुके होते हैं क्योंकि खा लिया होता है उसने। और अगर हल्का आप मिट्टी निकाल के देखेंगे तो दोनों कीट दिखने में काफ़ी अलग होते हैं। वाइट ग्रब जैसा नाम से हमें समझ में आ रहा है, ये सफ़ेद मिल्की वाइट बोला जाता है, तो सफ़ेद रंग का होता है और सी शेप का होता है। स्कैरेबिड है क्योंकि ये, तो ये एक इसकी जो अवस्था जब ये व्यस्क बनता है तो ये एक बीटल बनता है, भृंग होता है। और जो कटवर्म है वो एक मॉथ है, तितली नुमा जैसा रहता है, और वो भूरे कलर का लार्वा होता है जो कि सी शेप पे नहीं होगा। तो ये मुख्यतः डिफरेंस हैं जिनके बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कीड़ा लगा हुआ है। और अगर हम बात करें नियंत्रण की तो इसमें सबसे पहले तो फील्ड सैनिटेशन, मतलब जो हमारा खेत है वहाँ पे हमें साफ़ सफाई, तो जैसे हम क्रॉप रेजिड्यू की बात करते हैं, जैसे हमने फसल काटी है, पिछले अवशेष हैं, बाद में आने वाले अगर कीट लगा हुआ था तो उसको अच्छे से हमें वहाँ से हटा देना चाहिए, उसी खेत में नहीं रखना चाहिए, वरना आने वाली फसलों में ये दिक्कत बार बार आती रहती है। दूसरा, अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे से सड़ा हुआ खाद होना चाहिए, वरना दोनों कीट दोबारा जो है खेत में इसकी समस्या आ सकती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे बायो कंट्रोल में अगर हम बात करें तो कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम एंटेमोपैथोजेनिक फंगस बोलते हैं। तो जैसे ब्यूवेरिया बेसियाना है, मेटारिजियम है, तो ये एक ऐसी फंगस है या कवक है जो प्रोडक्ट के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, और इनका हम जब स्प्रे करते हैं तो इन कीट के ऊपर ये बीमारी कॉज करता है एक तरीके से, जिसकी वजह से ये कीट कंट्रोल हो जाते हैं, उनका हम नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर हम कटवर्म की बात करते हैं तो जो ट्राइकोकार्ड्स जो होते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और अगर रसायनों के बारे में बात करें तो क्लोरपाइरीफॉस नाम का एक टेक्निकल है जो कि तीव्र के नाम से आता है महिंद्रा का, तो वो 1.6 लीटर, और ये सिंचाई के साथ, क्योंकि हमें मिट्टी में इसको देना है ताकि जड़ों तक पहुंच के जहाँ पर वो कीट है उस पर तक जाके और फिर वो असर करे। अगर हम उसका स्प्रे करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि कीट जो है वो मिट्टी के अंदर है। तो हम जो भी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो रसायन है कीट तक पहुँचे, तभी वो काम करेगा। और दूसरा एक और प्रोडक्ट आता है अपना पेटॉन के नाम से, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL है। इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं 400 ग्राम प्रति एकड़, और इसकी ड्रेंचिंग करी जाती है। तो ड्रेंचिंग में यूजुअली क्या होता है कि जो भी रसायन है उसे ज़्यादा पानी, तो जैसे स्प्रे के लिए अगर हम 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ में, तो इसमें हम 300 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे, और उसमें वो दवाई घोल के और जड़ों के आसपास उसको डाला जाता है ताकि वो कीट तक पहुँच के और उसका फिर नियंत्रण कर पाए। तो मुझे लगता है और कुछ इसमें आप सर ऐड करना चाहें तो। बाकी तो निधि आपने अच्छा कवर किया इसमें, क्योंकि ये सॉइल बॉर्न रहते हैं तो इसको थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हम
अपनी जो मिट्टी की तैयारी कैसे, खेत की तैयारी कैसे करते हैं। क्योंकि जब फसल लगी हुई है उस समय तो हम जैसे निधि ने बताया कि केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रेंचिंग कर सकते हैं, बट इसको अगर हम थोड़ा सा पीछे लेके जाएं तो जैसे कि खरीफ जो होता है, जनरली हमारे यहाँ पे जो खरीफ सीजन में सूरज की रोशनी जो है वो काफ़ी तेज़ रहती है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो खरीफ में अगर हम अपनी सॉइल को अच्छे से खोलते हैं और उसको, जिसको सॉइल सोलराइजेशन बोले, उस समय अगर हम सॉइल को अच्छे से खोलें और 15 से 20 दिन उसको सनलाइट के लिए एक्सपोज करके रखें, तो उस समय काफ़ी नियंत्रण होता है इनके जो अंडों के ऊपर, इनके जो बाकी की जो स्टेजेस है, जैसे अंडा है, लार्वा है, फिर आगे चल के जैसे बटरफ्लाई या मोट बनता है, तो ये अलग अलग इनकी जो स्टेजेस रहती हैं, उस स्टेज में हम काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा बात ये है कि अब जैसे फसल लगी हुई है तो उस समय क्या करें, तो ये क्योंकि नॉक्टर्नल्स होते हैं, ये नुकसान जो है ये रात को पहुँचाते हैं, दिन में ये छुपे रहते हैं मिट्टी के अंदर, तो समझ नहीं आएगा अपने को, लेकिन इनका भी एक टाइम रहता है बिटवीन 7 to 9, जो शाम के जैसे ही अंधेरा हुआ 7 बजे के आसपास ये ज़मीन से निकलते हैं। अडल्ट्स भी निकलते हैं, लार्वास भी निकलते हैं, और सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाती है जो स्टेज, वो लार्वा होती है, क्योंकि वो जो है पत्तियों को खाता है, वो स्टेम को खाता है। और जो जैसे वाइट ग्रब की बात बताई निधि ने, तो उसमें एक जैसे सी रहती है, इंग्लिश में वर्ड रहता है सी, तो उस शेप का रहता है। और इसका एक और पहचान है कि जो इसका जो माउथ पीस है, जो मुंह है, वो हल्का सा ब्राउनिश रहता है, तो वो भी एक पहचान है। एक पहचान और भी कर सकते हैं कि ये कटवर्म है या वाइट ग्रब है। अगर खेतों के आसपास नीम के पेड़ हैं, तो जो वाइट ग्रब का जो मोट है वो रात को निकलेगा, नीम के पेड़ पे जाएगा, पत्तियां खाएगा और अपना काम करके वापस आएगा। तो किसान भाई ये भी देख सकते हैं कि उनके अगर खेतों में अगर नीम के पेड़ हैं और नीम के पेड़ में भी ऐसे कहीं पे कटी हुई पत्तियां हैं या ऐसा लग रहा है कि पत्तियां उड़ गई हैं, तो उसका सीधा सीधा कोरिलेशन हम बिठा सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे किसान भाई कि कुछ एक पौधों को, जहाँ पे उनको लग रहा है कि ये पौधे जो है थोड़े बीमार दिख रहे हैं, उनको अगर वो उखाड़ के देखेंगे तो वहाँ पे उनको वाइट ग्रब दिखेगा। मतलब वाइट ग्रब को अगर अपने को अलग करना है कटवर्म से, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जान के अपनी फसल को कटवर्म है या वाइट ग्रब है उससे हम बचा सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए कटवर्म है, जैसे मैंने बताया कि 7 से 9 के बीच में निकलते हैं, तो उस समय हम लाइट ट्रैप लगा सकते हैं, क्योंकि ये आकर्षित होते हैं लाइट की तरफ। तो जितने हम ट्रैप लगा पाएँ अपने खेत में, लाइट के हिसाब से ट्रैप लगाएं, तो ये आकर्षित होकर वहाँ पे आएंगे और कैप्चर होंगे और वहाँ पे हम उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर एक और तरीका है जो राइस ब्रैन होता है, मतलब जो राइस मिल से जो हस्क निकालते हैं, मतलब चावल को अलग करके, उसको भी अलग अलग जगह पे ढेरियाँ लगा सकते हैं किसान भाई खेतों में, तो कटवर्म उसके अंदर आके छिपते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मॉर्निंग में वो जितनी भी ढेरियाँ हैं जो लगाई हैं अलग अलग जगह पे, वो ज़रूर आके उसमें छिपेंगे, तो वहाँ से उठा के उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में आती हैं, कि जैसे निधि ने सभी केमिकल कंट्रोल के बारे में, रासायनिक कंट्रोल के बारे में बताया। साथ ही साथ अगर हम इस तरह से थोड़ा सा, जैसे किसान भाई भी हमसे ज़्यादा ही जानते हैं, ये थोड़ा सा विजिलेंट रहें, नीम का पेड़ है, फिर कटवर्म को कैसे पहचानना है, वाइट ग्रब को कैसे पहचानना है, तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम काफ़ी अच्छे से अपना फसल का प्रबंधन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। निधि जी, आलू में लीफ माइनर लग जाता है, तो उसके संक्रमण को हम किस तरीके से पहचानें और नियंत्रण कैसे करें? जो ये लीफ माइनर है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कैसा कीट है। तो ये, इसकी जो व्यस्क अवस्था है, ये एक मक्खी होती है
और ये जो मक्खी होती है ये पत्ती की जो सतह होती है उसके ऊपर अंडे देती है। तो मतलब पत्ती दोनों लेयर्स के बीच में आप एक तरह से समझ सकते हैं कि आर पार नहीं जाता अंडा, बट उसके अंदर रह जाता है। और उसमें से जो लार्वा निकलता है उसको हम मैगट बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लाई है, एक मक्खी है। तो वो फिर अंदर फीड करना या अपना रास्ता बनाना शुरू करता है, और एक सिरे से शुरू करके जहाँ जहाँ वो रास्ता बनाता है उस रास्ते में वो जो टिश्यू है उसको खाता रहता है। तो उस तरीके से अंदर पत्तियों में एक सुरंग जैसी बनने लगती है। तो ये जो लार्वा या मैगट होता है उसी में बड़ा होता है, और उसके बाद फिर प्यूपेशन में जाता है जिसमें प्यूपा बनता है। तो कई बार प्यूपा भी अंदर पत्ती में बन जाता है, वरना वो बाहर निकल के पत्ती से और नीचे गिरता है मिट्टी के अंदर, और वहाँ जाके फिर प्यूपा बनता है इसका। तो अब नुकसान इसलिए है क्योंकि जो क्लोरोफिल जो होता है लीफ में वो बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और अगर वो टिश्यू पूरा डैमेज हो रहा है तो जो पत्ती होती है वो अच्छी तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाती। साथ ही साथ क्योंकि खाने की वजह से कुछ जो उसमें सड़ने लगता है कुछ भाग उसका, और माइंस काफ़ी सारी बन जाती हैं, तो जो अल्टीमेटली जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो ऊर्जा है जो कंद में जानी चाहिए वो नहीं जा पाती, जिसकी वजह से कंद का साइज़ भी कम हो जाएगा और अच्छी तरीके से बन भी नहीं पाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसीलिए इसको समय पर सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है कि अगर पत्ती में आप आसानी से देख सकते हैं, अगर सुरंगें बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है कि वो कीट है फसल में। और उसके लिए फिर आप जो है जो भी मेजर्स हैं, जैसे कि आप कुछ बायोलॉजिकल्स में नीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नीम ओनीम का, जैसे मैंने पहले भी बताया था, 10,000 ppm जो है प्रति 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ स्प्रेज में अगर मैं बात करूं रसायनों की, तो एक स्पाइनोटोरम करके एक केमिकल आता है, तो उसका इस्तेमाल 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से करा जा सकता है। और भी कुछ नुस्खे सर? नुस्खे नहीं है, बट जैसे निधि ने बताया कि सुरंग वो देखने में सुरंग नहीं दिखती है बाहर से। पत्ती के ऊपर अगर आप देखोगे तो जैसे सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा होके, तो पत्तियों पे भी आपको इस तरह से ग्रीन कलर में धारियाँ दिखेंगी। तो माइनर जो है वो इंग्लिश का वर्ड है, और अगर इसको हम हिंदी में बोलते हैं तो सुरंग। तो वो क्योंकि पत्ती के अंदर रह के घूम रहा है, खा रहा है, तो इसलिए हमको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो पत्ती के अंदर घूम रहा है, अपनी दिनचर्या वहाँ पे कर रहा है, अपनी जो लाइफ, जैसे बताया कि मक्खी ने अंडे दिए। मक्खी ने अंडे जब दिए लीफ की जो सतह को पेनिट्रेट करके, मतलब उसके अंदर जाके अंडे ले डाउन कर दिए, तो हमको सामने भी नहीं दिख रहे हैं कि अंडे हैं कहीं पे। तो ये बहुत एक अलग नेचर का कीट रहता है। और जैसे बताया कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? कि जैसे अगर हम किचन की बात करते हैं अपने, तो किचन में अगर गैस नहीं है तो खाना नहीं बनता है। तो इसी तरह से पत्तियों को हम प्लांट्स का किचन बोलते हैं कि वो सूर्य की रोशनी को कैप्चर करेगा, हार्वेस्ट करेगा, और फिर उसको यूज़ करके केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उस तरह से होगा। सूर्य की जो रोशनी है वो हरा रंग ही कैप्चर कर सकता है, अगर इसको हम आम भाषा में अगर हम बात करें। और जैसे ही उसका कलर चेंज होता है तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने को समझना। और जैसे ही वो मिट्टी में गिरता है तो उसका एक नया लाइफ साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि लार्वा के बाद ही वो मक्खी बनेगा। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे अंडे हैं, अंडे के बाद लार्वा है, लार्वा के बाद प्यूपा बनेगा। प्यूपा जो है, प्यूपा स्टेज जो है वो बहुत रेजिस्टेंस होती है, जिसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो वो अपने आप को अपने शेल में कवर कर लेता है, और फिर वो प्यूपेशन के बाद जो है फिर आइदर मॉथ बनता है, या मक्खी बनता है, या बटरफ्लाई बनता है। तो ये सब बातों का अगर हम जब ध्यान दे रहे हैं कि अपने को पता लग रहा है कि यहाँ पे कुछ पत्ती के अंदर कुछ चल रहा है, तो दैट मीन लीफ माइनर, 2 शब्दों को जोड़ के इसको लीफ माइनर का नाम दिया गया है, पत्ती के अंदर सुरंग बनाने वाला कीड़ा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल भी होता होगा देखना, क्योंकि पत्तियों में तो वैसे ही पत्तियों की वेन्स भी होती हैं। नहीं, पत्ती की जो वेन्स हैं उनका एक पैटर्न होता है। वो एक अलग ज्योमेट्री में रहती हैं कि आपका एक मेन जो है
जैसे इंसानों की रीढ़ की हड्डी रहती है, फिर जो रिब्स रहती हैं वो डिफाइंड रहती हैं। लेकिन इसका एक जो पहचान मैंने बताया कि ये सांप की तरह आड़ा टेढ़ा होता है, ये कि स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। तो माइंड ये किसी भी वे में बनाता है और समझ आ जाता है अपने को कि यहाँ पे कुछ तो भी कीड़ा है लेकिन पत्ती के अंदर है। बिल्कुल। निधि जी, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि एक ऐसा कीट है जो फसल में, खेत पे और बाद में भंडारण में दोनों जगह पे नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका नाम है पोटैटो ट्यूबर मॉथ। इसके बारे में एक तो हमें कुछ बताएं। सही पढ़ा है आपने। तो ये जो है ये एक मॉथ है बेसिकली, मतलब जो लार्वा, हम जैसे जो तितली नुमा जो कीट होते हैं। और ये जो होता है जैसा कि आपने अभी बताया ही है कि ये दोनों अवस्था में, मतलब जब फसल खेत में है उस समय पर ये पत्तियों पे और बाकी उसमें लगता है। तो जैसे अभी हमने लीफ माइनर में भी देखा था कि जैसे सुरंग बना देते हैं, तो कुछ उस तरीके का भी इसमें पैटर्न दिखाई देता है कि जो लार्वा होता है पत्तियों में ऐसा टनलिंग करता है, मगर वो माइनर के हिसाब से काफ़ी अलग होता है। अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे आपको काफ़ी अलग तरीके का जो पैटर्न है वो दिखाई देता है। और दूसरा क्या होता है, कई बार जैसे खेत में अगर ये कीट है और उस समय पे अगर आलू जैसे बाहर की तरफ रह गया, जैसे मिट्टी चढ़ी नहीं है अच्छे से या कम डेप्थ पे बुआई हुई है, तो उस समय पर ये कंदों के अंदर भी चला जाता है और फिर कंदों को अंदर से पूरा खोखला करने लगता है, खा लेता है। और अगर जैसे प्यूपा अवस्था है या लार्वा अवस्था है और अभी भंडारण के समय पर कहीं पर ये अवस्था पहुंच गई, अगर उस भंडारण में जहाँ पर भी भंडारण कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये कंदों के अंदर जाके नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हमने जो भी कीटों के बारे में बात की है वो मोस्टली जो है आपका जब खड़ी फसल होती है उस समय पे नुकसान करते हैं। तो ये एक अलग कैटेगरी भी होती है जिसको हम स्टोरेज पेस्ट भी बोलते हैं, मगर ये थोड़ा अलग है क्योंकि ये सिर्फ स्टोरेज में नहीं आ रहा है, मगर ये दोनों समय पर नुकसान कर रहा है। अब इनका क्या करा जाए? जी, तो इसके लिए सबसे पहले कि जैसा मैंने बताया कि अगर एक्सपोज्ड है ट्यूबर या जो कंद है, तो सबसे पहले तो जो बुआई है सही डेप्थ पे होनी ज़रूरी है। बाद में समय समय पर मिट्टी चढ़ाना, और हमने पिछले पॉडकास्ट में भी ये चर्चा हुई थी कि अगर हम मिट्टी सही से नहीं चढ़ाते, एक्सपोज रह जाते हैं, तो एक तो ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो जो होता है वो भी समस्या होती है। तो दोनों ही समस्या है कि उस समय पे कीट भी लग सकता है और ग्रीनिंग भी हो सकती है। तो दोनों को अगर आपको हैंडल करना है तो उसके लिए है कि सही समय पर मिट्टी चढ़ा दें। और इसके साथ में जो फेरोमोन ट्रैप्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो इसके व्यसक होते हैं वो जाके ट्रैप में फंस जाते हैं, उससे आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल्स में जैसे बैसिलस थुरिंजेंसिस है, उसका स्प्रे, मतलब जो बीटी हम बोलते हैं, तो जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल वगैरह है, तो वो जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है। यहाँ पर हम उस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही बैक्टीरिया स्प्रे फॉर्मुलेशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। उसको अगर हम स्प्रे करते हैं तो वो, जैसा कि हमने बात करी थी एंटोपैथोजेनिक फंगस जो बीमारी बीमार कर देते हैं कीड़ों को, ऐसे ही ये भी बीमार कर देता है एक तरीके से। तो सेप्टेसीमिया होने से कीड़ा ख़त्म हो जाता है, तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर रसायनों में देखें तो क्विनोलफॉस जो है उसका एक छिड़काव किया जा सकता है। शविंदर जी, आपके क्या विचार हैं इस पे? जैसे ये जो कीट है, इसका जो सबसे जो हार्मफुल जो स्टेज रहता है वो लार्वा रहता है। जैसे निधि ने भी एक्सप्लेन किया कि ये तने के अंदर भी जा सकता है, ये ट्यूबर में भी जा सकता है, मतलब जो कंद है अपना मिट्टी के अंदर, और जो पत्तियों पे भी नुकसान कर सकता है। और प्लस सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है वो हमारे स्टोरेज में हो सकता है, क्योंकि ये कंद के अंदर रहेगा और कोल्ड स्टोरेज में जब हम स्टोर करके रखते हैं अपने कंदों को, तो वहाँ पे भी ये अंदर ही अंदर उसको खोखला कर सकता है। जब हम इसकी मैनेजमेंट या प्रबंधन की बात करें तो उस समय अपने को ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जैसे अर्थिंग ऑफ ऑपरेशन, मतलब जो मिट्टी चढ़ाना जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे जो सेंसिटिव टाइम होता है मिट्टी चढ़ाने का वो बिटवीन होता है 50 से 60 दिन का। तो हमको ये एश्योर करना चाहिए ये कि जो अर्थिंग अप ऑपरेशन है, जिसको मिट्टी चढ़ाने की हम बात करते हैं, वो 60 दिन में एक प्रॉपर अपना अर्थिंग अप हो जाना चाहिए, जिससे कि अगर कहीं पे कोई लार्वा बाहर है तो वो अंदर नहीं जा पाए। मतलब ट्यूबर जो कंद है, क्योंकि वो मिट्टी में अंदर ग्रो हो रहा है, जो जैसे हम
पहले वाले पॉडकास्ट में बात किए थे कि जो हम इसका उपयोग करते हैं वो मिट्टी के अंदर होता है, जिस पार्ट का हम उपयोग करते हैं। तो एक तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आती है जो भंडारण की बात, कि जब हम स्टोरेज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक तो टेम्परेचर कंट्रोल अपना अच्छा होना चाहिए और साथ ही साथ हमको फ्यूमिगेशन भी करना चाहिए। एक केमिकल आता है कार्बन डाइसल्फाइड, जिसका हम फ्यूमिगेशन करके अगर कहीं बाई चांस कोई कीड़ा जो ट्यूबर मॉथ अगर वहाँ पे चला गया है तो इस फ्यूमिगेशन से वो ख़त्म हो जाता है। तो इन बातों का और हम ध्यान रख सकते हैं और इस तरह से इस पर्टिकुलर पोटैटो ट्यूबर मॉथ को हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। निधि जी, कुछ क्षेत्रों में रूट नॉड नेमेटोड, अब इसका प्रकोप भी दिखाई देता है। इसकी पहचान कैसे करी जाए, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए? तो नीमाटोड जो है ये थोड़ा अलग होता है इंसेक्ट्स के से अगर हम कंपेयर करते हैं, और इसके शुरुआत में आपको इसके लक्षण पहले दिखाई देंगे और उससे हम समझ सकते हैं कि फसल में कुछ दिक्कत है। और फिर जब हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हम जानेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नीमाटोड है। तो सबसे पहला जो लक्षण आपको खेत में दिखेगा, फसल की वृद्धि रुक जाती है एक तरीके से, और ग्रोथ कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, जैसे बोलते हैं स्टंटिंग, मतलब जहाँ है वहीं रुक गया। जैसे आज आप अगर फसल को देखें और 10 दिन बाद आके अगर आप फसल को देखें और वो भी वेजिटेटिव स्टेज में, तो काफ़ी बढ़ती है फसल, क्योंकि वो ग्रोथ का पीरियड होता है और इसीलिए उस समय पे नाइट्रोजन और ये जितना उर्वरक वगैरह दिया जाता है। मगर जब अगर वो संक्रमित है नीमाटोड से तो उस समय पर उसकी वृद्धि वहीं की वहीं रुक जाती है। दूसरा, धीरे धीरे वो सूखने लगती है और जो प्लांट्स, जो पौधे होते हैं वो ख़त्म होने लगते हैं। तो अगर आप पौधों को खोद के थोड़ा मिट्टी से निकालेंगे तो जो जड़ की तरफ आपको गांठें बनी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब शुरुआती अवस्था में होता है तो वो भी वैसा छोटा सा आपको गांठ के आकार में ही दिखेगा, मगर वो अलग आप पहचान लेंगे कि आलू जो जिससे बनेगा वो एक अलग है, मगर जो बाकी पूरी सरफेस है रूट का, वहाँ पे आपको गांठें दिखाई देंगी। तो ये लक्षण होता है जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि रूट नॉट नेमाटोड का इसमें संक्रमण है फसल में। तो इसके लिए जो है अगेन मतलब इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जो एकीकृत कीट प्रबंधन है, वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें जैसे सॉइल सोलराइजेशन और ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। और साथ में अगर हम बात करें कि हम क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो एक 4% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आता है, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अपना नीम की खली होती है, तो 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जब भी बुआई वगैरह कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, उस समय पर इसे जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे निधि बता रही थी कि कैसे गांठें बनती हैं, तो इसको अगर हम सरल भाषा में और सरलता से समझने की बात करें तो वो जो गांठें हैं कि जैसे कोई फुंसी है, जब पिंपल्स होते हैं, तो उस तरह से जड़ों के ऊपर अपने को उस तरह से जख्म दिखने शुरू होते हैं, मतलब उस तरह से उभरा हुआ भाग रहता है और हमें वो देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पे नेमाटोड है। जैसे कि नाम ही इसका रूट नॉट, रूट में गांठ बना देना, तो नेमाटोड जो है वो भी एक तरह से जीव है और वो रूट्स के अंदर रहता है। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि वो ट्यूबर के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि ट्यूबर जो है रूट्स के साथ अटैच रहता है, स्टोलन से फिर आगे ट्यूबर बनता है। तो हमको सबसे पहले तो फिजिकली अगर देखें क्रॉप को, जैसे शुरुआत में कि कहीं क्रॉप की पत्तियां 10 से 11 हुई या 12 हुई या 15 हुई या नहीं हुई, फसल बढ़ रही है या पत्तियों का साइज बड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उससे हम ये देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर छुपी हुई हो। तो उस तरह से अगर हम प्रबंधन करते हैं बायोलॉजिकल, इंटीग्रेटेड और जो सॉइल सोलराइजेशन, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि जब हम खरीफ की क्रॉप कर रहे हैं, ले रहे हैं, उस समय जब हम मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं, अपने खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय अपने को डीप प्लोइंग करके जो ज़मीन को है सनलाइट को एक्सपोज करना चाहिए, तो उस समय भी काफ़ी कंट्रोल होता है। तो जो भी नेमाटोड्स के एग्स रहते हैं ज़मीन में, वो मतलब वहाँ पे हम उसको सॉइल सोलराइजेशन के दौरान
डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ बातों का और ध्यान रख के हम रूट नॉट नेमाटोड का अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं। अच्छा, कीटों के साथ साथ आलू में बीमारियों की भी प्रॉब्लम है, तो हमें थोड़ा सा बीमारियों के बारे में बताइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो कीट हैं और बीमारी हैं, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जो प्लांट प्रोटेक्शन की हम बात करते हैं। और बीमारी में शुरुआत में करना चाहूँगी झुलसा रोग से, जो कि बहुत ही कॉमन आम बीमारी है। और आलू में 2 तरीके का झुलसा होता है, जिसे हम अगेती झुलसा और पचेती झुलसा बोलते हैं, जिसे हम अर्ली एंड लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। तो दोनों जो हैं अलग अलग बीमारियां हैं और दोनों के अलग अलग तरीके के आपको मतलब फसल पे धब्बे आपको दिखाई देंगे दोनों ही केसेस में, मगर अगर आप पास से जाके देखेंगे तो दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है। तो अगर मैं अर्ली ब्लाइट के बारे में बात करूँ तो उसमें पत्ती पे जो धब्बे होते हैं वो जैसे छल्लेदार जो रिंग होते हैं, जिसे हम कंसेंट्रिक रिंग्स भी बोलते हैं, उस तरीके के पैटर्न में आपको दिखाई देंगे। और बाकी वही सारे लक्षण होते हैं कि पौधा सूखने लगता है, पीला होने लगता है, पैदावार कम हो जाती है और धीरे धीरे अगर हम उसे कंट्रोल नहीं करते समय रहते तो वो जो है पूरा ख़त्म हो सकता है खेत। और ये जो कवक या फंगस से होने वाली बीमारियां होती हैं बहुत जल्दी फैलती हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन जो है, चाहे बारिश आ गई या विंड है, तो स्पोर्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी सर्कुलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए समय पे इनका नियंत्रण बहुत ज़रूरी होता है। तो दूसरी जो बीमारी है उसमें जो पछेती झुलसा हम बोलते हैं, लेट ब्लाइट, तो इसमें भी पत्ती के ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं, मगर वो वैसे नहीं होते जैसे हमने बात करा था अर्ली ब्लाइट में कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं, उस तरीके नहीं, काले धब्बे ऐसे वाटर सोक बोलते हैं उनको, वैसे रहते हैं। और लेट ब्लाइट में वो तने की तरफ भी आपको दिखाई देंगे और पूरा कई बार तना भी सड़ने लगता है, तो इस तरीके से आपको उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मुझे लगता है और इसमें ऐड कर सकते हैं सर। निधि, जैसे आप बता रहे थे कि अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, तो इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि नाम इनके थोड़े कंफ्यूजिंग है। अर्ली ब्लाइट जो है वो बाद में आता है और लेट ब्लाइट जो है वो फसल पे पहले आता है। लेट ब्लाइट का जो पहचान है जैसे कि धब्बे जो हैं पत्तियों के सिरों के आसपास दिखते हैं, जहाँ पे उसके एजेस रहते हैं, है ना, पत्तियों के, और वो थोड़े से ऐसे लगते हैं कि जैसे पानी गिरा हुआ है, मतलब वाटर सोक इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पे पानी जैसा अपने को समझ आएगा। और अगर हम सुबह के समय देखें पत्तियों को, तो जहाँ पे वो जो पानी के धब्बे दिख रहे हैं उसके नीचे अपने को वो दिखेगा कि थोड़ा थोड़ा पाउडरी स्ट्रक्चर, मतलब वो भी एक फंगस, पत्ती के नीचे से भी अपने को दिखेगा कि वहाँ पे कुछ फंगस ग्रो हो रहा है, मतलब वो वाइट कलर का पाउडर है जिसको फंगस बोलते हैं। इसका जो प्रकोप है सिर्फ पत्तियों पे ही ना रुककर आगे इसके तनों तक जाता है। और लेट ब्लाइट जो है इसको हम कारक समझते हैं कि जो लगभग 1930 के आसपास एक आयरिश करके एक अपना जो यूनाइटेड किंगडम का एक आइलैंड है, वहाँ की जो मेन क्रॉप है उसका फेलियर होने का कारण था लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट क्यों फेल किया? क्योंकि उसने पूरे का पूरा पत्तियों को इन्फेक्ट कर दिया। इसका जैसे निधि ने भी बताया कि हवा में रहता है फंगस, हवा में तो रहता ही है फंगस, लेकिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब जो टाइम है इन्फेक्शन को पूरा बढ़ने का, वो है 7 से 10 दिन। और पूरे का पूरा अगर खेत में अगर ये फैल गया तो ये 7 से 10 दिन के अंदर पूरे खेत को डैमेज कर देता है और पूरे का पूरा फसल फेल हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि लेट ब्लाइट जो है जैसे ही अपने को दिखे, सबसे पहले तो ये है कि उन पौधों को हम निकाल के कहीं पे या तो गहरा गड्ढा करके वहाँ पे दबा दें, और जिस तरह से फिर आगे अगर हम बात करेंगे कि क्या क्या हम केमिकल यूज़ करके, अगर कहीं पे स्प्रेडिक अपने को जगह जगह पे कुछ प्लांट्स पे दिख रहा है इन लेट ब्लाइट का, तो कैसे हम केमिकल रासायनिक कंट्रोल कर सकते, नियंत्रण कर सकते हैं। अर्ली जो ब्लाइट है वो पत्तियों के अंदर वाले भाग में होता है, मतलब एजेस पे नहीं होता है।
तो वो ऐसे जैसे रिंग बनते हैं, तो वो रिंग एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और वो रिंग हार्ड होते हैं। मतलब अगर हम उसको टच करेंगे तो वो हार्डनेस की एक अपने को एहसास देंगे। अगर हम नॉर्मल अगर हर पार्ट को पकड़ते हैं तो वो नरम रहेगा, और यहाँ पे वो रिंग का स्ट्रक्चर होगा वो हार्ड होगा। तो उस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये अर्ली ब्लाइट है या लेट ब्लाइट है। निधि? बिल्कुल, मुझे लगता है आप सर ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा। और रसायनों के बारे में बस थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगी कि नियंत्रण की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो रसायन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्पेशली अगर हम ब्लाइट्स या झुलसा के बारे में बात करें तो कुछ केमिकल्स हैं, जैसे महिंद्रा का एल्कॉट आता है जिसमें मेटेराम और पायराक्लोस्ट्रोबिन रहता है। तो ये 600 से 700 ग्राम जो है किसान इस्तेमाल कर सकते हैं 1 एकड़ में। इसके अलावा ब्लू डॉट है जो कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसके अंदर, तो ये भी जो है 1 किलो 1 एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फ्यूजन है जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब रहता है, तो ये अगर किसान भाई इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 700 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और रसायन है, जैसे डायमेथोमॉर्फ आता है, फ्लीस के नाम से है, और भी कुछ रसायन हैं जो कि अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो किसान हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर जब भी उनको दिखे कि फसल में बीमारी आ गई है तो उस समय पर समय रहते स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एक स्प्रे के बाद नियंत्रण नहीं होता तो दूसरा स्प्रे हमें 10 से 15 दिन के बीच में कर देना चाहिए। और कई बार जो रसायन है उसको भी रोटेट करना ज़रूरी होता है। तो जैसे हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं कि फसल का चक्रीकरण करना चाहिए, वैसे ही जो बीमारी कॉज करने वाला जो फंगस है वो भी रेजिस्टेंट हो जाता है अगर हम एक ही तरह की केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमें रसायनों को भी बदल के इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि लेट ब्लाइट की अगर नहीं ठीक हो पाया तो वो इट कैन चेंज अर्ली ब्लाइट में? नहीं, दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि उनके जो कॉजल ऑर्गेनिज्म मतलब जो फंगस है वो दोनों अलग हैं। तो ये हो सकता है कि एक अगर ऑलरेडी है तो दूसरा भी डिजीज़ आ सकती है, मगर वो कन्वर्ट नहीं होगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो मलेरिया होता है वो अलग किस्म के मॉस्किटो से होता है, मच्छर से होता है, और जो डेंगू होता है वो अलग होता है, जबकि वो होते मच्छर ही हैं। इसी तरह से लेट ब्लाइट का फंगस अलग है, अर्ली ब्लाइट का फंगस अलग है। अब हम बात करेंगे 3 डिजीजेस के बारे में, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले ब्लैक लेग के बारे में हमें बताइए। तो अभी तक हमने जो बीमारियों के बारे में चर्चा की वो कवक मतलब फंगस से ट्रांसमिट होती हैं। अब ब्लैक लेग जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और इसके जो लक्षण हैं आपको दिखेंगे अगर खेत में जो विल्टिंग जिसे हम बोलते हैं, तो जो पौधे होते हैं वो मुरझाने लगते हैं और सडन विल्टिंग होता है, और ये पैचेस में आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि पूरे खेत में यूनिफॉर्म विल्टिंग आपको दिखाई देगी, पैचेस में कहीं कहीं कुछ पौधे एकदम से मुरझा जाते हैं। और अगर हम उसको पूरा देखें तो कंदों में भी काला काला आपको वो दिखाई देगा, जो उसका जाइलम और फ्लोएम वगैरह रहता है अगर आप काट के वो देखते हैं सब, तो उसके अंदर भी आपको काले जो पैचेस होते हैं, धब्बे होते हैं, वो दिखाई देते हैं। साथ में बैक्टीरिया में एक और चीज़ होती है कि जहाँ पर जो पौधे अफेक्टेड होते हैं उनमें बहुत ही बुरी स्मेल आती है, जैसे फाउल ओडर हम बोलते हैं, तो सड़ता है क्योंकि, तो उसकी वजह से बहुत बुरी एक ओडर रहती है, तो इससे हम पहचान सकते हैं। अगर हम नियंत्रण के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे हैं तो जो भी आपका रेजिड्यूज़ है वो सब मैनेज करना, अगर पुराना है तो उसको जला देना चाहिए, खेत की तैयारी जुताई अच्छे से करनी चाहिए। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी है सीड ट्रीटमेंट या कंद का उपचार, तो उसके लिए आप स्ट्रेप्टोमाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो है, साथ में कॉपर सल्फेट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपना जो कंद है उसको पहले उपचारित करें और उसके बाद ही बुवाई करें। तो शुरुआत में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो जो ये डिज़ीज़ है इससे हमें काफ़ी हद तक जो है राहत मिल सकती है। ओके। और साथ ही साथ जब अगर कहीं बीमारी हो गया, अब हमने सीड ट्रीटमेंट भी किया, अच्छे से पूरा ध्यान रखा, और अगर बीमारी है खेत में तो हम ये सुनिश्चित करें कि पानी नहीं ठहरे। जितना पानी ठहरेगा खेत में उतना ही ये बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से अपने किसान भाइयों को जो ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं पे ये
उनको बीमारी नज़र आई है एक आध पौधे में, तो उस समय वो सिंचाई ना करें और सबसे पहले कोशिश ये करें कि उसका अच्छे से मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें उस पर्टिकुलर पौधे का, जहाँ उसको निकाल के उखाड़ के, जैसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं उसको अलग कर सकते हैं और इस तरह से हम अननेसेसरीली जो केमिकल का उपयोग करना है उस समय उससे बच सकते हैं। और अगर कहीं इरिगेशन हुआ है, सिंचाई हुई है, तो हम उसको ड्रेनेज के द्वारा उसको सुखा सकते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रख के हम इस पर्टिकुलर बीमारी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। ब्लैक लेग की हमने बात करी, ब्लैक स्कर्फ भी रहता है एक। बिल्कुल। तो जो ब्लैक लेग है, जैसा हमने बात की थी, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और इसमें आपको मतलब फसल के ऊपरी जो भाग होता है, पत्ते वगैरह, उस पे और कंद पे सब जगह इसके लक्षण दिखते हैं। मगर जो ब्लैक स्कर्फ होता है, ये ज़्यादातर आपको कंद के ऊपर एक काले उथले मतलब धब्बे जैसे रहते हैं, जो कि काफ़ी, अगर आप छुएंगे उसे तो महसूस होते हैं, काफ़ी मोटे ऐसे धब्बे रहते हैं। और कई बार ऐसा भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जैसे हम जब मिट्टी से आलू को निकालते हैं तो उसमें मिट्टी जम जाती है, ऐसे थक्के जमते हैं, मगर वो अगर आप झाड़ेंगे तो वो नहीं निकलते। तो काले कलर का एक्चुअली वो फंगस होता है और वो ऊपरी जो सतह होती है आलू की, उसके ऊपर पूरी तरह से आपको वो धब्बे दिखाई देंगे। तो इसके लिए भी ये भी आपको जो है, जब आप बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय पर बीज को अच्छी तरह से उपचारित करने के बाद ही आपको बीज की बुआई करनी चाहिए, तो जो है ये कंट्रोल होती है। तो इसमें कुछ जैसे मॉन्सरिन है, पेंसाइक्यूरॉन आदि, तो उस तरीके के कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि ये ज़मीन के अंदर का बीमारी है, कंदों का बीमारी है, तो इसका जो फैलने का जो जरिया है वो है इरिगेशन, सिंचाई। तो उस समय अगेन अपने को यही ध्यान रखना है कि सिंचाई हम नहीं करें उस समय। रोगिंग जो प्रैक्टिस है कि जो बीमार पौधा है उसको निकाल के कहीं दूसरी जगह पे अलग उसको डीप अगर हम खड्डा करके उसको दबा देते हैं, तो उस तरह से इसका एक प्रबंधन हम और कर सकते हैं। अब हम आते हैं वॉट पे। ये भी एक बीमारी है जो काफ़ी तंग करती है, इसके बारे में भी हमें बताएं। तो वॉट के भी जो लक्षण है आपको आलू के सतह के ऊपर ही दिखाई देंगे और उसमें कहीं कहीं से वो थोड़ा थोड़ा आपको सड़ने जैसा लगता है आलू। तो जैसे जो हमारा स्कर्फ होता है उसमें ऊपर जो है धब्बे जो होते हैं काफ़ी उथले होते हैं, ऊपर होते हैं और आप उसको महसूस कर सकते हैं। वॉट में वो कहीं कहीं से आपको थोड़ा थोड़ा सड़ने जैसा दिखाई देगा। और इस केस में भी क्योंकि मिट्टी में है जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, और जो इसमें उपचार जो बीज का है, जो कंद का, वही करके आप जो है लगाएंगे अगर, तो उसमें प्रभाव मिलता है। ओके। तो इसको जैसे पहचानने के लिए जैसे कलर तो अलग होता ही है, और अगर हम इसको देखेंगे तो जो आलू का जो कंद है वो फट के जैसे गोभी बनती है। गोभी अगर आप देखते हैं तो उसमें उसका जो गोभी का फूल है उसमें वो अलग अलग आपको छोटे छोटे वो पीले रंग के वो दिखते हैं फ्लावर्स, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो उस तरह से जो आलू है वो फट के उस तरह से बनने लगता है एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर वो पूरे का पूरा वो कंद जो है उस तरह से गोभी की शेप में उसका आकार बनने लगता है, फूटने लगता है। वहाँ पे कलर, उसका जो रंग है गहरा भूरा हो जाता है। तो इसको अगर हम नॉर्मल अगर मेडिकल लाइन की अगर हम बात करें तो जैसे ह्यूमंस में बार्ड्स होते हैं, मस्सा होता है, तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं पोटैटो ट्यूबर का मस्सा। तो ये मस्से की तरह ट्यूबर के ऊपर दिखना शुरू होता है। तो इसीलिए मैंने उसको रिलेट किया कि जो गोभी की जो स्ट्रक्चर है तो उस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बीमारी होने के बाद इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जैसे निधि बता रही थी हमको कि शुरुआत में ही अगर हमने कंदों का अच्छे से शोधन किया, जैसे कि ट्यूबर ट्रीटमेंट कि हम फंगीसाइड से कर रहे हैं, बैक्टीरियासाइड से कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड से कर रहे हैं। हम आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा भूल गए थे बताना कि जो इंसेक्ट्स जो हैं, जैसे जो मॉथ है या वाइट ग्रब है, ये जो है कंदों के ऊपर अटैक करते हैं। तो उस समय कंद का हमको इंसेक्टिसाइड से भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो जिससे कि वो कंद के ऊपर अटैक नहीं कर पाए। तो सीड ट्रीटमेंट जो है, जो पोटैटो जो ट्यूबर ट्रीटमेंट, इसमें क्योंकि हम ट्यूबर लगाते हैं
तो ट्यूबर का जो ट्रीटमेंट सोइंग प्लांटिंग से पहले करना बहुत ज़रूरी है। उससे हम फफूंद जो फंगस की बीमारियों से बच सकते हैं, बैक्टीरिया की बीमारियों से बच सकते हैं, फिर जो इंसेक्ट जो अटैक करते हैं ट्यूबर पे उनके अगेंस्ट भी हम अपने कंदों को बचा सकते हैं। तो ये सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अच्छी फसल उगा सकते हैं और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पिछले पॉडकास्ट में हमने बात की थी जब हरे हो जाते हैं आलू और उनका क्या करना चाहिए। कई बार जब हम घर में आलू लाते हैं और उनको काटते हैं तो अंदर हमें काला दिखता है, तो वो क्यों हुआ होता है? जैसे अभी हमने ब्लैक लेग बीमारी बताई, उसमें भी ऐसा लक्षण आपको दिखाई दे सकता है। और वॉर्ट वगैरह में भी, मतलब वॉर्ट में खैर ऊपर की तरफ रखता है, बट स्कैब है या इन सब जब धीरे धीरे जो पैथोजन अंदर रहता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, सड़ने लगता है कंद। तो लेटर स्टेज में जाके वो आपको कंद में वैसा लक्षण दिखाई देगा। कोई भी अगर हरा भाग है या काला भाग है ट्यूबर में जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो हमको निकाल देना चाहिए, काट के उसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, वो अबनॉर्मल है। वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो बिकॉज ऑफ जो क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर जो हो गया है उसको भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो वो भी अपने लिए सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि किसान भाई कैसे अपनी पहले तो कैसा अच्छा से प्रबंधन करते हैं, फिर एज ए कंज्यूमर अगर हम उस फसल को जैसे कंज्यूम करते हैं, ट्यूबर को कंज्यूम करते हैं, तो एज ए कंज्यूमर भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या मैं जो कंद का उपयोग सब्जी में करने लगा हूँ या मैं उसके बैजेस बनाने लगा हूँ या कोई भी उसको डिश में हम डालने लगे हैं, तो क्या हम सही ट्यूबर का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हम भी किसी तरह की बीमारी के प्रकोप से बच सकें। बिल्कुल। और इसी के साथ हम चलते हैं, हमारे किसान भाइयों ने कुछ सवाल हमसे पूछे हैं। सबसे पहले तो संभल से मुंतजीर और अरविंद जी पूछ रहे हैं और बदायूं से पवन जी पूछ रहे हैं। नाम मुंतजीर है, गांव इसामपुर है, जिला संभल है। मैं महिंद्रा तकनीक प्लांट से जुड़ा हुआ हूँ। 1 एकड़ 90 दिन का आलू हो गया, अब इसमें कौन सी दवाई लगानी चाहिए? मैं चमरुआ का निवासी हूँ, जिला संभल है। मेरा नाम अरविंद कुमार है और मैंने 1 एकड़ महिंद्रा कृषि से संपर्क करा था और अब मैं मोटे होने की दवा क्या लगाऊं? नमस्कार सर, मेरा नाम पवन कुमार मिश्रा है। मैं ग्राम रिजोला का निवासी हूँ। मैंने सर 1 एकड़ तकनीकी माध्यम से प्लॉट ले रखा है, जिसमें मैंने गेहूँ बोए हैं। इसके अलावा आलू भी हमने किए हैं। आलू हमारे 80 से 85 दिन के हो गए हैं। सर उसमें क्या लगाएं कि हमारी बेल भी सुरक्षित रहे और आलू का साइज? तो 90 दिन के आलू में कौन सी दवा डाली जाए? तो इस समय पे अगर हम देखें कि वृद्धि और ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें NPK 13-0-45 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में कैल्शियम नाइट्रेट, तो आलू के लिए ये भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो इसको भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र है, इसको पानी में घोल के उसका छिड़काव करना पड़ेगा। जी। अगला सवाल हमें आया है कटिहार से प्रियेश, राजेंद्र, मोहम्मद सज्जिद और मोहम्मद सदाम का, और यही सवाल हमें बिहार शरीफ से आया है रुपेश जी का। प्रियेश राजुआ, जिला कटिहार, ग्राम गाड़ी घाट, शरीफगंज। आलू में आपका ये बीमारी ब्लैक स्पॉट होना, पत्ता का सिकुड़ जाना, जिसके कारण पौधा का विकास पूरा बंद हो जाना, ये आपको ये बीमारी दिख रही होगी। अब इसका उपाय हमें बताएं, जो कौन सी दवा से ये ठीक होगी। राजेंद्र सिंह है, मैं छोटी बतना का निवासी हूँ, जिला कटिहार का हूँ, और मैंने आलू का खेती किए हैं। इसमें आलू को पौधे में टूसा जो है से ख़त्म हो जाता है, पौधा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता है, झुलसा जो है से पकड़ लेता है, उसमें जो है से ठल्ली 20 ठल्ली से जो है से सूख गया है। यही सब आलू में बीमारी है। इसके बारे में हम डिटेल जानना चाहते हैं कि इसका कोई प्रक्रिया बताया जाए जिससे ये सुधार हो, कैसे इसका सुधार होगा। मेरा नाम सज्जाद हुआ, मेरा घर बड़ी बतना,
जिला कटिहार पड़ता है। और आलू हम लगाए हैं, मेरा ये खेत भी गड़बड़ा गया है, यानी टूसा सबका ख़त्म हो गया है। देखिए कोकड़ी की टाइप का तरह हो गया है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार है। पता क्या हुआ सर अपना? मेरा घर जमुनापुरी है। सर आप जो आलू की फसल लगाए हुए हैं, क्या क्या आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं? उसमें देखिए जैसे कि गलकी आता है, बारिश होने से हल्का गलकी बढ़ जाता है। अच्छा। और दूसरा क्या है कि उसमें झुलसा रोग का भी शिकायत रहता है। अच्छा। और क्या? उसमें जो है आलू जो होता है उसमें चींटी का शिकायत हमेशा रहता है सर। अच्छा। और कोई समस्या मिलती है आपको? समस्या तो सर बहुत है, जैसे उपज में कमी हो गई। अच्छा। उसका उत्पादन बहुत कम होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, कुछ बताइएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो गलकी, झुलसा, ये प्रॉब्लम्स हैं और साथ में उपज भी कम आ रही है। तो सबसे पहले जो ये गलन और गलकी की समस्या है, तो इस समय पे जब हम, क्योंकि सिंचाई का समय होता है और कई बार जब पानी ज़्यादा भराव हो जाता है खेत में, तो उसकी वजह से भी हमने अभी जैसे चर्चा की कि बहुत सारे कवक और ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि इस समय पे अगर उसको अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो जो है इस तरीके की कोई बीमारी आ सकती है। तो सबसे पहले तो जल की निकासी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो झुलसा रोग की बात हुई है, तो अभी जैसे हमने चर्चा की थी, तो जो बाकी सब चीज़ें हैं जिसमें कि आपका जो फसल का चक्रीकरण होता है, या फिर आप जो एक फील्ड सैनिटेशन की हम बात करते हैं कि जो स्टबल्स हैं या पुराने अवशेष हैं उनको जलाना, और साथ में मतलब जो सब चीज़ें आप कर रहे हैं उसके साथ में अगर कुछ रसायन हैं जैसे कि फ्यूजन है, एल्कॉट है या आपका नच है, तो इन सब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे करना पड़ेगा। अगर फ्यूजन की जैसे मैं बात करूं तो 700 ग्राम 1 एकड़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ब्लू डॉट है तो उसका आप 1 किलोग्राम 1 एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी प्रभाव होगा। और यही क्योंकि इस समय पे बीमारी है फसल में, तो वो एक कारण है जिसकी वजह से उपज पे भी असर पड़ता है। अगर बीमारी एक बार हम कंट्रोल कर लेंगे तो अपने आप ही जो उपज है वो सही हो जाएगी। किसान भाई ये सुनिश्चित करें कि जो पानी जो है वो खड़ा नहीं रहे खेतों में, तो जो ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर रखें। और पानी का ज़्यादा होना और पानी का कम होना दोनों ही समस्या है पोटैटो के लिए, ट्यूबर के लिए। अगर ज़्यादा होगा तो पानी जो स्टोर होगा वो भी ट्यूबर में होगा, और जितना ज़्यादा पानी स्टोर होगा उसका उतना क्वालिटी गिर जाता है, और उतना ही उसका जो बोलते हैं कि जो बाहर की जो काया है, जो बाहर का जो उसका लेयर है, जो छिलका है, वो मजबूत नहीं बन पाता है। जब वो मजबूत नहीं होगा तो तब उसमें वो गलने की जो समस्या है वो आने लगती है। तो इसलिए ये सुनिश्चित करें कि जो पानी है जितना उसको ज़रूरत है फसल को उतना ही दें। अगर हम कम भी देते हैं पानी तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। उसमें क्या होता है कि कंद का जो साइज़ है वो छोटा रहने लगता है। क्यों रहने लगता है? क्योंकि जो पौधा है उसको अपनी जो दिनचर्या है, उसकी जो दिनचर्या क्या है कि धूप को हार्वेस्ट करना, उससे खाना बनाना और स्टोर करना कंद में। और कंद के अंदर खाने के साथ साथ पानी भी रहता है, और अगर हमने पानी कम दिया तो पौधे में जो सर्वाइवल मोड है, मतलब अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ट्रिगर होता है एक्शन, तो उस समय जो पानी है वो स्टोर है कंदों के अंदर, तो वहाँ से वो पानी लेना शुरू करता है। तो उस वजह से जो है कंद जो है वो छोटा रहने लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पानी हम पूरा बैलेंस करके दें फसल में, कि जिससे कि कंद हमारे ना तो गले, मतलब उनका जो लेयर है, जो उसका जो छिलका है वो अच्छा बने, मोटा बने, अच्छा क्वालिटी का रहे अंदर स्टार्च। और पानी अगर कम दिया तो वो छोटा नहीं रहे। तो नियमित मात्रा में अपने को इरिगेशन, सिंचाई इसकी करनी चाहिए। जी, जिसकी चर्चा हमने पिछली बार भी की थी पिछले एपिसोड में। अगर आप वो एक बार फिर से देखना चाहें तो हमारे वो YouTube पे आप देख सकते हैं। अगला सवाल हमें कटिहार से आया है, मोहम्मद कलीमुद्दीन का, और बिहार शरीफ से दीपक कुमार का। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन हुआ, घर बड़ी बथना हुआ,
अमीरगंज बड़ी बतना, छोटा किसान है। ये जो पौधा में बीमारी पकड़ता है कुकड़ीपन वाला, अभी 403 अभी गिरा हुआ है। और महिंद्रा में कभी कभी पकड़ता था, महिंद्रा हम लोग लगाते थे पहले थोड़ा बहुत, उसमें भी होता था। अब कुछ खेत में वही बीज ठीक है, तो ये ठीक नहीं होता है। ये जल्दी ठीक नहीं होता। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक कुमार। पता कौन सा हुआ? पता प्रहलाद नगर है गांव। अच्छा सर, आपने जो आलू लगा रखा है तो आपको आलू में क्या क्या समस्या देखने को मिल रही है और मिलने वाली है? आलू में समस्या सर कि शुरू लगाए तो जलमा कम है। अच्छा। अब तो जलमा कम है तो जे जलमा वही रह जाएगा। उसका बाद में कि अब बड़ा हुआ तो पत्ता हुकड़ी लग गया है, मैंने सिकुड़ गया है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद फिर अब 2 पानी भरला के बाद दिए तो तीसरा पानी में गल के आ गया है सर। अच्छा। ठीक है, फिर माल आलू चेक कर देखते हैं ना तो उसमें फट्टी लगल है। अच्छा। चिट्टे चिट्टे आलू में हो गया है। अच्छा अच्छा, और कोई दिक्कत? और तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो पौधे में कुकड़ीपन की समस्या आ गई है, क्या किया जाए? तो कुकड़ीपन जो है मोस्टली हमने जैसे माहू के बारे में चर्चा की थी, तो माहू है, सफ़ेद मक्खी है। तो माहू से क्या होता है, वायरस ट्रांसमिट होता है। जैसे सर ने भी बताया था कि पत्ता मुड़ जाता है और ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो अगर ऐसे में हमें सबसे पहले जो वेक्टर होता है, मतलब जो हमारे रस चूसने वाले कीट हैं, वो ज़रूर वहाँ पर होंगे। इसी वजह से कुकड़ीपन आ रहा है और उनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो उसके लिए जैसे माहू है या सफ़ेद मक्खी, तो केमिकल्स की अगर मैं रसायनों की बात करूं तो अटीला है, एथलीट है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एटेला थायमेथॉक्सम जो है वो 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और एथलीट जो है इमिडाक्लोप्रिड 70% वो जो है वो 36 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो 200 लीटर पानी में डाल के इसका स्प्रे किया जा सकता है। हमारा आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। हमने आलू के बारे में आज खूब चर्चा करी, उनके कीटों के बारे में, उनमें जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में। और आज मज़े की बात ये थी कि हमारे साथ में 2 एक्सपर्ट थे, हमारे महिंद्रा के दोनों एग्रोनॉमिस्ट। थैंक यू सो मच डॉक्टर शविंदर एंड निधि जी, आप दोनों का। आलू की बात तो हो गई है, लेकिन अगले एपिसोड में हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? धन्यवाद नेहा। मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि होस्ट मैं करने वाला हूँ आज, बट आप बहुत अच्छी होस्ट हैं और अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे आशा है कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो भी हमने जानकारी यहाँ पे साझा करी है, वो उपयोग कर अपनी फसल को अच्छा बनाएंगे और लागत को भी अच्छे से अपना प्रबंधन करेंगे। इस यात्रा में आगे चल के हम क्योंकि अभी खरीफ सीजन आने वाला है, तो खरीफ के कुछ क्रॉप्स को लेके, जैसे कि पैडी है, पैडी को हम शुरुआत करेंगे पैडी सीरीज़ को लेके। और कुछ किसान भाइयों का सुझाव आया था कि हम ऑनियन, प्याज की खेती के बारे में भी बात करें। तो कुछ चर्चा हम प्याज के बारे में करेंगे और साथ ही साथ ये भी सुझाव आ रहे हैं कि हम वेजिटेबल्स, डिफरेंट जो वेजिटेबल्स के ऊपर भी बात करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत हम जो नेक्स्ट जो पॉडकास्ट लेके आए हैं वो ऑनियन को कवर करें 1 या 2 पॉडकास्ट के बीच में। और उसके साथ साथ जैसे कुछ वेजिटेबल्स को लेके भी हम चर्चा करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो अलग अलग जो सब्जियां हैं उसको अच्छे से उगा सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको। तो इस तरह से इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और साथ ही साथ जैसे ही हमारी ये रबी की जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट होती हैं, तो बीच में लगभग 2 महीने मिलते हैं किसान भाइयों को। तो उन 2 महीनों में वो क्या क्या बातों का ध्यान रख सकते हैं, कैसे अपना जो भूमि का प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन 2 महीनों में जो मेलन्स हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, या कुछ कुकुरबिटीज़ क्रॉप्स रहती हैं जो कि उनका जो जीवन चक्र है वो 50 से 60 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। तो उन फसलों के बारे में भी हम जानकारी साझा करेंगे, जिससे कि फसलों का उत्पादन लेके किसान भाई एडिशनल इनकम कमा सकते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस सिलसिले को, इस यात्रा को हम जारी रखेंगे और
जानकारियाँ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। और इस बीच कोई भी समस्या हो तो आप जानते हैं एक नंबर है जहां पे आप कभी भी अपने जो सवाल हैं उन्हें भेज सकते हैं और 4 घंटे में आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर प्लीज़ नोट कर लीजिए 1800-266-1555। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप दोनों को हमारे साथ होने के लिए। धन्यवाद नेहा। थैंक यू। अगले एपिसोड में मिलते हैं।